हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम, नमस्ते साथियों। तो साथियों मैं आज आ चुका हूं मेडिकल सर्जिकल सेकेंड और मेडिकल सर्जिकल दोस्तों 2 का मतलब और मेडिकल सर्जिकल 1 का दोस्तों यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन कुल करने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका दोस्तों कारण, लक्षण और सारी चीज़ें लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हैं जो कि दोस्तों बीमारी से संबंधित है सर्जिकल 1 और सर्जिकल 2 में। तो आप लोग को देखना है साथियों। मेरा यही लक्ष्य है कि आप दोस्तों इस माध्यम से अगर 100% मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, अगर दोस्तों क्वेश्चन को 50% भी समझ ले रहे हैं तो आपको दोस्तों एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए मैटर चाहिए और दोस्तों वो मैटर आपको अगर 50% यहाँ से मिल जाएगा तो दोस्तों उसको आप 100% कर सकते हैं अपने दिमाग लगा के। तो साथियों यानी चीज़ों को जानना कि कौन सी चीज़ क्या होता है, उसका कारण, लक्षण अगर 2-2 पॉइंट भी हम जान जाते हैं तो उससे दोस्तों आप 10 पॉइंट बना सकते हैं। तो यही कारण है कि मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग देखिए और चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आता है दोस्तों वहाँ पर स्किप करके, मतलब वहाँ पर दोस्तों रोक कर वीडियो को पॉज करके और आप वहाँ पर 2 मिनट दिमाग में सोचिए कि ये क्या है, तो वो दोस्तों आपको दिमाग में चला जाएगा। जैसे दोस्तों ये हम यहाँ पे क्वेश्चन अभी देखेंगे कि हर्निया से क्या समझते हैं, हर्निया के प्रकार लिखे और दोस्तों जब आगे जाएंगे तो इसका लक्षण और कारण और दोस्तों नर्सिंग प्रबंध सब देखेंगे। तो दोस्तों ये हर्निया दोस्तों होता है, तो आप लोग को दोस्तों इसके बारे में जानना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हर्निया आपको समझ, मैंने ये समझा दिया और दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रुक जाएंगे और देखेंगे कि ये जो हर्निया का प्रकार है कौन कौन से प्रकार है और क्या नाम है। तो आप एक बार गौर से देख लेंगे तो इससे होगा क्या कि मैं जो बता रहूँगा और गौर से देख लीजिएगा तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होता है जो कि आपको दोस्तों करना चाहिए। बाकी चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी किए हुए। साथियों जो हर्निया है, हर्निया के बारे में हमको देखना है। साथियों जो हर्निया होता है जब कोई अंग व उसका कोई भाग अपनी गुहा, कैविटी जिसमें वह स्थित होता है कि भीति से उभर कर बाहर आ जाता है तो इसे हर्निया कहते हैं। दोस्तों हर्निया जो होता है आमतौर पे देखते होइएगा शरीर के किसी भाग पे उभार आ जाता है, फूल जाता है और वो गांठ के रूप में दोस्तों बन जाता है, तो वही क्या होता है, हर्निया होता है। ये दोस्तों हर्निया आमतौर पर पेट के आसपास और दोस्तों उसके रीजनल एरिया में होता है ज़्यादा तौर पर। ऐसे दोस्तों ये कहीं भी हो सकता है, चाहे वो दोस्तों सर में भी हो सकता है। जैसे देखते या कि सर में दोस्तों एक होता है गोला बन जाता है बाहर से, तो देखते होइएगा वैसे केस बहुत होता है। पीठ पे दोस्तों बैक साइड में गोला बन जाता है या दोस्तों आगे फ्रंट साइड कहीं भी दोस्तों थोड़ा गोला सा बन जाएगा और वो गांठ बन जाता है, तो वही दोस्तों होता है हर्निया। तो वही दोस्तों कहता है कि जब कोई अंग हो उसका कोई भाग, मतलब हमारे शरीर के कोई भी अंग और उसका जो भी दोस्तों भाग है, जानते हैं कि सभी भाग दोस्तों कैविटी होता है, गुहा होता है और वो गुहा के थ्रू ही दोस्तों क्या होता है, चीज़ें का दोस्तों अपशिष्ट चीज़ें बाहर निकलता है। तो दोस्तों जो गुहा होता है, कैविटी होता है जिसमें वो अंग स्थित होता है दोस्तों वो कैविटी में, तो कहता है उसका जो भीति होता है वो दोस्तों उभर कर बाहर आ जाता है। मतलब दोस्तों जिस अंग के जो भी दोस्तों भाग है वहाँ पर उसका जो भी कैविटी है वो कैविटी क्या होता है साथियों, वो उसका कैविटी का जो भीति होता है, जो दोस्तों क्या होता है, जो वाल होता है वो उभर कर बाहर आ जाता है, मतलब दोस्तों फूल जाता है, गांठ के रूप में बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। तो ये समझ गए। हर्निया के अब हम लोग को टाइप देखना है। तो साथियों हर्निया के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। तो दोस्तों कौन कौन हर्निया होते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं हर्निया के प्रकार। तो साथियों जो हर्निया होता है पहला है साथियों यहाँ पे देखिए हियाटस हर्निया। जी हाँ दोस्तों, जो हियाटस हर्निया होता है तो हियाटस हर्निया में होता क्या है कि इसमें उदर अंग डायफ्राम को भेद कर वक्ष गुहा में उभर जाते हैं, जैसे दोस्तों स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया, ये सब। दोस्तों ये जो मैंने बताया कि पेट के आसपास में जो दोस्तों होता है वो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं हियाटस हर्निया। जो है दोस्तों जो पेट के आसपास के जो अंग होता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए उदर अंग डायफ्राम को भेद कर, दोस्तों जो उदर जो पेट का अंग है उसमें डायफ्राम जो होता है उसको दोस्तों भेद कर और जो दोस्तों पेट जो वक्ष गुहा होता है, जो वक्ष कैविटी है उसको दोस्तों उसमें उभार आ जाता है। और दोस्तों ये जो होता है स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया का ये होता है इसका एग्जाम्पल। तो आप लोग समझ गए हियाटस हर्निया है क्या। तो ये हियाटस हर्निया है कि उदर के दोस्तों आसपास के अंग में जो है दोस्तों डायफ्राम को भेद कर वक्ष गुहा के उभर जाता है, तो यही होता है हियाटस हर्निया। दूसरा है दोस्तों अम्बिलिकल हर्निया। दोस्तों जो अम्बिलिकल हर्निया होता है इसमें नाभि क्षेत्र पर आंत का कोई हिस्सा उभर कर बाहर आ जाता है। दोस्तों जो इम्बिलियल आपको याद रखना होगा, पहला है हियाटस हर्निया, दूसरा है अम्बिलिकल हर्निया, तीसरा होगा सर्जिकल हर्निया और चौथा होगा दोस्तों इंजुनियल हर्निया। जी हाँ दोस्तों, जो इंजुनियल हर्निया है और यहाँ पे सर्जिकल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है और हियाटस हर्निया है। तो ये चारों का प्रकार याद रखिएगा। हियाटस हर्निया में देख लिए कि उदर के क्षेत्र के जो दोस्तों जो कैविटी है उसमें जो डायफ्राम है उसको दोस्तों भेद कर, मतलब आर पार करके जो वक्ष गुहा है उसमें दोस्तों उभार आ जाता है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे है अम्बिलिकल, मतलब जो अम्बिलिकल हर्निया है इसमें नाभि क्षेत्र पर आंत का कोई हिस्सा उभर कर बाहर आ जाता है। दोस्तों जो हमारा नाभि है जिसको हम लोग आमतौर पर दोस्तों जो नाभि बोलते हैं, उस क्षेत्र पर जो है दोस्तों आंत का, मतलब हमारे शरीर में जो बॉडी के अंदर जो आंत है दोस्तों, उस आंत का दोस्तों क्या होगा, कोई हिस्सा उभर कर दोस्तों बाहर आ
जाएगा, मतलब फूल जाएगा, तो ये होता है अम्बिलिकल हर्निया। तीसरा होता है सर्जिकल हर्निया। दोस्तों सर्जिकल हर्निया होता है, इसमें पूर्व में हुई किसी उदरीय शल्य क्रिया के क्षेत्र में आंत का एक भाग बाहर निकल आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए सिरनिन साइट पर हर्निया होना। दोस्तों जो सर्जिकल हर्निया है आमतौर पे अगर दोस्तों ये आपके पेट के आसपास के किसी भी जगह पे दोस्तों अगर आपका सर्जरी हुआ है तो दोस्तों उस सर्जरी के माध्यम से क्या होता है कि आंत का दोस्तों कोई भाग जो है कि कोई भी भाग एक भाग बाहर निकल कर आ जाता है, तो वही क्या होता है सर्जिकल हर्निया है। मतलब नाम से यह स्पष्ट है कि पूर्व में अगर कोई आपका दोस्तों सर्जरी हुआ है और दोस्तों उसके बाद आपके जो है आंत का कोई भी भाग जो है उस सर्जरी वाले जगह पर उभर जाता है, तो ही होता है दोस्तों सर्जिकल हर्निया। जैसे दोस्तों सेसरेन साइट पर। चौथा है दोस्तों इन्ग्यूनल हर्निया। जी हाँ दोस्तों इंग्यूनल हर्निया होता है, इसमें उदरीय अंग मुख्यतः आंत का भाग इंग्यूनल रिंग को पार कर नीचे ब्रिस कोश में आ जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है असेंडिंग इंग्यूनल हर्निया, दूसरा है डिसेंडिंग हर्नियल। तो दोस्तों जो हम लोग अभी देख रहे हैं, पहला देखें हियाटस हर्निया, दूसरा अम्बिलिकल हर्निया, तीसरा सर्जिकल हर्निया और चौथा इंग्यूनल हर्निया। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं याद रहेगा तो पहला हियाटस हर्निया, दूसरा अम्बिलिकल हर्निया, तीसरा सर्जिकल हर्निया और चौथा दोस्तों यहाँ पे है इंग्यूनल हर्निया। तो इसको आप लोग याद रखिए, टाइप पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। अब दोस्तों जो इंग्यूनल हर्निया इसमें होता क्या है कि जो ये भी दोस्तों क्या होता है, यह उदरीय के ही आसपास में दोस्तों होता है। तो जो उदरीय का अंग है मुख्यतः जो दोस्तों आंत है, आंत का जो भाग है उसके जो इंग्यूनल रिंग है उसको क्या करता है पार कर जाता है। दोस्तों पार करके ये क्या होता है नीचे जो दोस्तों ब्रिस कोश है, मतलब दोस्तों हमारा वृषणाणु है जहाँ पर बनता है, वो दोस्तों वृषणाणु में ये क्या होता है ये आ जाता है। जो हमारा आंत का भाग है वो वृषणाणु वाले जगह पर आ जाता है और ये दोस्तों क्या होता है फूल जाता है वहाँ पर। और ये दो प्रकार के होते हैं, असेंडिंग इंग्यूनल हर्निया और दूसरा है डिसेंडिंग इंग्यूनल हर्निया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे देख लिए कि इंग्यूनल हर्निया है क्या। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो हर्निया है उसके कारण लक्षण। हाइटल हर्निया, दोस्तों आपसे अगर पूछ देगा कि हाइटल हर्निया के देखभाल, हाइटल हर्निया है क्या, हाइटल हर्निया के कारण लक्षण निदान एवं प्रबंध लिखिए। फिर भी दोस्तों आपको ये सारे चीज़ लिखना है। तो चलिए आपसे सीधा हर्निया पूछ दे या हर्निया पूछ दे, बात वही है दोस्तों। आपको दोस्तों जो हाइटल हर्निया है चलिए वो भी देख लेते हैं कि हाइटल हर्निया होता है क्या। बाकी जो कारण और जो लक्षण होगा, जो नर्सिंग प्रबंध होगा वो सिंपल दोस्तों जो हाइटल है वही भी दोस्तों क्या है वो सिंपल हर्निया में भी होगा, दोनों में दोस्तों सेम है। तो चलिए देखते हैं हाइटल हर्निया। क्वेश्चन दोस्तों आपको ज़्यादातर हाइटल हर्निया पे पूछता है। तो दोस्तों जो हाइटल हर्निया है देखिए यहाँ पे यह असमान स्थिति है जिसमें अमाशय का कुछ भाग डायफ्राम से होते हुए थोरेसिक जो कैविटी है में प्रवेश कर जाता है। जैसे साथियों होता है स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया। दोस्तों हम लोग ऊपर में क्या देखे हैं स्लाइडिंग हर्निया और दोस्तों यहाँ पे जो है स्लाइडिंग हर्निया और दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं रोलिंग हर्निया। एक कौन वाला में हम लोग देखे हैं हर्निया के कौन से प्रकार में, तो हियाटस हर्निया में देखे हैं। तो दोस्तों हियाटस हर्निया में क्या था कि वक्ष गुहा को पार करके निकल जाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी है दोस्तों। जो ये हाइटल हर्निया है ये सिंपली जो होता है ये दोस्तों अमाशय के जो कुछ भाग है ना दोस्तों, जो पेट का कुछ भाग है वो डायफ्राम को दोस्तों पार करते हुए क्या करता है, जो थोरेसिक कैविटी है उसमें दोस्तों क्या करता है प्रवेश कर जाता है। मतलब दोस्तों हम लोग सीधा जाने कि जो हर्निया है वो शरीर के किसी अन्य के दोस्तों किसी भाग, शरीर के किसी भाग में दोस्तों शरीर का किसी भाग का जो अन्य अंग है वो कैविटी के थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाता है, उसमें उभार आ जाता है, वही हर्निया है। तो दोस्तों ये जो हाइटल हर्निया है मेन मतलब दोस्तों ये यहाँ पे देखिए हाइटस हर्निया, हियाटस हर्निया या हाइटल हर्निया वही होता है साथियों। तो दोस्तों हम लोग इसका प्रकार में देखें, एक प्रकार वो भी था हाइटस हर्निया या हाइटल हर्निया, कुछ भी पूछेगा। तो ये हाइटल हर्निया जो होता है दोस्तों अमाशय जो हमारा पेट है उसका कुछ भाग होता क्या है कि डायफ्राम जो होता है साथियों वो डायफ्राम को पार करते हुए जो है वो थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है, पेट का कुछ भाग। तो जब पेट का कुछ भाग दोस्तों कैविटी में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है वहाँ पे फूल जाता है, उभार आ जाता है और वही क्या है हर्निया है और वही क्या होता है हाइटल हर्निया होता है। तो दोस्तों ये जो होता है हाइटस हर्निया, हियाटस हर्निया, ये दोस्तों होता है स्लाइडिंग हर्निया और दोस्तों रोलिंग हर्निया। तो ये दो प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका कारण क्या होता है हर्निया का या दोस्तों हाइटल हर्निया का कारण क्या है। तो दोस्तों डायफ्राम मांसपेशी का कमजोर होना। दोस्तों अगर आपका डायफ्राम मांसपेशी कमजोर होगा तो क्या करेगा, जो हमारा अमाशय का जो भाग होगा वो दोस्तों डायफ्राम को आसपास कर देगा जब इसका मांसपेशी कमजोर होगा। तो दूसरा है गर्भावस्था। दोस्तों प्रेगनेंसी पीरियड में होता क्या है कि ये जो दोस्तों हमारा डायफ्राम का मांसपेशी है वो क्या होता है कमज़ोर हो जाता है और प्रेगनेंसी पीरियड में जो पेट का भाग होता है साथियों वो बढ़ जाता है। तो उस बढ़ने के अवस्था में पेट का कुछ भाग जो है दोस्तों ये थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है डायफ्राम को पार करते हुए। तो ये भी कारण होगा। गर्भावस्था में भी मोटापा होने से भी दोस्तों होगा, क्योंकि मोटापा बढ़ने से आपके शरीर में फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ता है और दोस्तों उसके बढ़ने से पेट का तो दोस्तों जगह सीमित होता है, लेकिन अगर उसको दोस्तों फैट वहाँ पर बढ़ जाएगा तो उसको जगह कम मिलेगा पेट को, तो क्या होगा अमाशय जो पेट है अपना वो जगह खोजेगा, तो वो जगह
खोजते खोजते डायफ्राम को पार करके वो थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाएगा और वहाँ पे उभार आ जाएगा। तो ही क्या होता है दोस्तों, मोटापा भी इसका कारण है हर्निया का। दूसरा है अधिक आयु। दोस्तों अधिक आयु होने से होता क्या है कि हमारे शरीर का बहुत सारे चीज़ें कमज़ोर हो जाता है, तो उस अवस्था में डायफ्राम का मांसपेशी भी कमज़ोर हो जाएगा और फिर दोस्तों होगा क्या कि आपके डायफ्राम को पार करके वो क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा थोरेसिक कैविटी में। तो एज भी इसका कारण है, अधिक आयु। अधिक कार्य या व्यायाम। दोस्तों अधिक कार्य या व्यायाम करने से भी ये चीज़ें हर्निया आपके अंदर हो सकता है, तो इसलिए सीमित मात्रा में दोस्तों व्यायाम और कार्य भी करना चाहिए। तीसरा है भारी वजन उठाना। दोस्तों सिंपल कारण सब है, भारी वजन उठाने से भी हो सकता है आपका पेट का कोई भाग इधर से उधर होकर वो कैविटी में प्रवेश कर जाएगा, तो भारी वजन भी कारण है। लगातार खांसी रहेगा, उससे भी दोस्तों हो सकता है। पेशीय रोग होना। दोस्तों मसल्स का कोई रोग होगा तो डायफ्राम का मसल्स कमज़ोर हो जाएगा तो पार आर पार कर देगा। पेट में चोट लगना। दोस्तों पेट में अगर चोट लगता है उस अवस्था में भी आपको हर्निया होने का चांस रहेगा। उसके बाद है पूर्व में की गई सर्जरी। दोस्तों पूर्व में अगर कोई सर्जरी किया गया है तो वो भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों गंभीर कुपोषण। दोस्तों गंभीर कुपोषण भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो हम लोग देख लिए कि जो वाइटल है, जो दोस्तों यहाँ पे हियाटस हाइटल हर्निया है, उसका कारण क्या है, अधिक आयु, मोटापा, कुपोषण, पेट में चोट लगना, पूर्व के सर्जरी, मोटापा, गर्भावस्था, डायफ्राम के मांसपेशी कमज़ोर होना, ये सारे चीज़ें हैं, पेशीय रोग होना, ये सारे चीज़ें कारण है किसका, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों इसका हम लक्षण देखते हैं हर्निया का, हाइटल हर्निया का या हर्निया का लक्षण क्या होता है। तो साथियों जो लक्षण होता है हर्निया की जगह दर्द होना। दोस्तों जहां अगर आपको लगता है कि हमारे शरीर के किसी भाग पे अगर उभार आया है तो दोस्तों वैसे में वहां पे क्या होगा, दर्द होगा। तो उस फूले हुए जगह पे जहां दोस्तों हर्निया का लक्षण है वहां पे दर्द होगा। अंग भाग का बाहर उभरना। दोस्तों इसका लक्षण है कि जो अंग है जहाँ पे आपका हर्निया हुआ है वो अंग दोस्तों बाहर उभार आ जाएगा, उसमें फूल जाएगा। उसके बाद है चलने फिरने में समस्या होगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपके किसी ऐसे जगह पे हुआ है जहाँ पे अगर आप उससे चलने में मदद मिलता है, वहाँ पे अगर हुआ है तो चलने फिरने में क्या होगा, परेशानी होगा। सांस लेने में परेशानी। दोस्तों डिस्पेनिया होगा, मतलब सांस लेने में परेशानी होगा अगर आपको हाइटल हर्निया होता है तो। उसके बाद दोस्तों उल्टी होना। दोस्तों अगर हर्निया है तो उल्टी भी होगा। उसके बाद दोस्तों इसका लक्षण है कि भोजन निगलने में परेशानी। दोस्तों अगर आपके ये हाइटल हर्निया हुआ है या हर्निया हुआ है तो भोजन निगलने में भी परेशानी होगा। उसके बाद दोस्तों है ओएसोफेगस में जलन होगा। दोस्तों जो ओएसोफेगस है उसमें जलन होगा, बर्निंग होगा, बेचैनी रहेगा, बुखार आएगा। तो आप लोग समझ लिए कि क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा हाइटल हर्निया में या हर्निया में। तो क्या है, हर्निया की जगह दर्द होगा, अंग जिस अंग पे हुआ है वो अंग उभर जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलने फिरने में दोस्तों आपको समस्या हो सकता है। सांस लेने में दोस्तों आपको परेशानी होगा, उल्टी होगा, भोजन निकलने में क्या होगा, परेशानी होगा। साथियों जो ओएसोफेगस में है, ओएसोफेगस में जो जलन होगा, बेचैनी रहेगा, बुखार आएगा, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको लक्षण दिखाई देगा हर्निया में। अब दोस्तों इसका डायग्नोसिस क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो साथियों इसका जो डायग्नोसिस होता है, मतलब जो इसका उपकार, जो दोस्तों इसका डायग्नोसिस सेंटर इसका पर जाएंगे तो डायग्नोसिस क्या क्या चीज़ का यहाँ पे होता है। तो शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, शरीर का परीक्षण होगा, एक्सरे किया जाएगा, बायोप्सी होगा, उसके बाद दोस्तों होगा सीटी स्कैन होगा, एंडोस्कोपी होगा, एमआरआई होगा, यूएसजी होगा। दोस्तों जब हर्निया का लक्षण होता है तो आपको इन सारे चीज़ों का डायग्नोसिस किया जाता है और तब पता लगता है कि हाँ रियलिटी में ये हर्निया ही है या और कुछ है। तो आप लोग समझ गए कि निदान में क्या क्या होगा। इसका निदान में दोस्तों खास तौर पे मेडिकल से जुड़ी हुई जांचें, किस चीज़ के लिए कौन से जांचें होता है वो सब निदान में लिखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सर्जिकल प्रबंध। दोस्तों यहाँ पे दो तरह के प्रबंध होता है हर्निया वाले पेशेंट के लिए। पहला होगा सर्जिकल पेशेंट, मतलब सर्जरी के द्वारा उनको ठीक किया जाएगा। दूसरा है चिकित्सीय प्रबंध, मतलब दवा के द्वारा ठीक करने का कोशिश किया जाएगा। और तीसरा है नर्सिंग प्रबंध, जो कि नर्सिंग प्रबंध में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। साथियों जो तीसरा पहला है सर्जिकल प्रबंध, उसमें 2 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला दोस्तों हर्नियो रेफरी। दोस्तों जो हर्नियो रेफरी होता है इसमें सर्जरी द्वारा जो है हर्निएटेड अंग को वापस अपने स्थान पे रिएडजस्ट कर दिया जाता है, फिर हर्निया की सिलाई कर दी जाती है। दोस्तों मान के शरीर का हमारे कोई भी भाग अगर दोस्तों कैविटी से उभर गया है, कैविटी में प्रवेश करके वो दोस्तों क्या होता है, बाहर आ गया है, मतलब दिखाई देता नहीं है साथियों कि ये बाहर आ गया है। मतलब उस कैविटी में पड़ने से होता क्या है साथियों, एक्स्ट्रा जगह वो ले लेता है उस कैविटी में, तो वो फूल जाता है। तो दोस्तों मतलब सीधा समझिए कि जो अंग है हमारे शरीर में वो अपने जगह पर नहीं रह के किसी आसपास के कैविटी में दोस्तों वो क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। और कैविटी में जब प्रवेश करेगा तो स्पेस ज़्यादा ले लेगा, तो स्पेस ज़्यादा लेता है तो वहाँ पर उभार आ जाता है, तो वही हर्निया होता है। तो ही जो दोस्तों सर्जिकल प्रबंध है उसमें पहला होता है कि हर्नियोफी। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है हर्नियोरेफी। तो हर्नियोरेफी में होता क्या है कि इसमें सर्जरी द्वारा दोस्तों हर्निएटेड अंग को अपने स्थान पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों
जो हर्निया हुआ है जिस अंग पे, उस अंग पे दोस्तों सर्जरी के द्वारा फिर से क्या किया जाता है, उसे रीएडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब जहाँ का अंग है दोस्तों वो अंग पे उसको रीएडजस्ट करके उस पर सिलाई कर दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों हर्नियोरेफी। उसका दूसरा जो चीज़ें है सर्जिकल प्रबंध में वो है दोस्तों मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया। दोस्तों MRH मतलब मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया। इसके अंतर्गत हल्के दाब के द्वारा हर्निटेड अंग व इसके भाग को रिडजस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों पहला था हर्नियोरेफी जिसमें सर्जरी के द्वारा जो हर्निएटेड जो दोस्तों अंग है उसको वापस से रीएडजस्ट किया जाता है। जबकि जो मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया है उसमें हल्का दाब देके, मान के दोस्तों कोई चीज़ खुला हुआ है, अगर उसको हम हल्का दबाते हैं, अगर वो अपने जगह पे फिर से सही हो जाता है, तो यही चीज़ें है दोस्तों मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया। तो यही चीज़ें कहता है कि जो अंग हर्निएटेड है उसको हल्का दबाने से अगर वह रीएडजस्ट हो जाता है, उसको रीएडजस्ट कर दिया जाता है हल्का दबाने से, वही होता है दोस्तों ये मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया। तो ये सर्जिकल प्रबंध हो गया दो तरीका से। अब यहाँ पे चिकित्सक मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं हर्निया का। तो साथियों दर्द को कम करने हेतु एनाल्जेसिक दिए जाते हैं जैसे पैरासीटामोल और ट्रामाडोल। दोस्तों जैसा कि जानते हैं ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि जिस अंग पे दोस्तों उभार रहेगा, जहाँ पे मतलब जो आपका हर्निया हुआ है वहाँ पे दर्द होगा, तो दोस्तों दर्द की स्थिति में जो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाएगा तो उसे दर्द से राहत के लिए दवाई दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि दर्द निवारण गोली को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, जो कि दोस्तों पैरासीटामोल और ट्रामाडोल है। इसमें दोस्तों ये दर्द के साथ काम करता है और आपको फीवर ये सब वगैरह कम करने का काम करता है। दूसरा है गंभीर दर्द को कम करने हेतु दोस्तों मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है। दोस्तों अगर गंभीर दर्द हो रहा है, पेशेंट जो बहुत ज़्यादा दोस्तों बेचैन है, तो उस अवस्था में उसे मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है। दोस्तों ये है दर्द को कम करने के लिए, दर्द को कम किया जाएगा अगर नॉर्मल पेशेंट है तो, लेकिन दर्द अगर दोस्तों गंभीर है तो ये मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है एपीगैस्ट्रिक दर्द को कम करने हेतु एंटासिड जैसे पेंटेप्राजोल 40 mg और दोस्तों रेनिटाइडिन आदि। दोस्तों ये गैस के दवा है, मतलब जो दोस्तों गैस्ट्रिक से अगर दर्द हो रहा है सर्जरी वाले जगह पे, मतलब वो क्या बोलते हैं साथियों, अभी हर्निया के जगह पे दोस्तों अगर गैस के कारण दर्द है तो उससे दोस्तों एंटासिड वाले गोली दिया जाता है जैसे पेंटेप्राजोल दोस्तों 40 mg और रेनिटाइडिन, ये दोनों गैस का दवाई है। चौथा है साथियों संक्रमण को रोकने हेतु एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। दोस्तों अगर सर्जरी के माध्यम अगर सर्जरी करा लिया गया है तो उस स्थिति में चिकित्सीय माध्यम में दोस्तों एंटीबायोटिक दिया जाता है संक्रमण को रोकने के लिए। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों ये तो हो गया सर्जिकल, और सर्जिकल में हम लोग क्या देखे हैं कि दोस्तों हर्नियोफेरी, मतलब यहाँ पे देखिए हर्नियोरेफी और मैनुअल रिडक्शन ऑफ साथियों हर्निया। तो ये दो चीज़ सर्जिकल में याद रखिएगा। चिकित्सीय प्रबंध में नॉर्मल क्या क्या चीज़ से दर्द होगा उसको राहत देने के लिए करेंगे। और दोस्तों ये जो नेक्स्ट है नर्सिंग प्रबंध, तो दोस्तों नर्सिंग प्रबंध में होता क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सर्जरी के 8-10 घंटे पूर्व से रोगी को दोस्तों नील बाई माउथ रखे। दोस्तों जो सर्जरी होता है, अगर मान गए दोस्तों अगर किसी पेशेंट को सर्जरी किया जाएगा, जो हम लोग हर्निया देख रहे हैं, हर्निया के हटाने के लिए, हर्निया को सही करने के लिए अगर सर्जरी किया जाता है तो उस स्थिति में होता क्या है साथियों कि 8 से 10 घंटे पूर्व जो है नर्स अपने तरफ से रोगी को नील बाई माउथ रखेगी, मतलब माउथ को खुले एकदम साफ रखेगी। उसका दोस्तों दूसरा है रोगी को सर्जरी क्षेत्र की त्वचा को तैयार करना। दोस्तों जो रोगी है जहाँ पे दोस्तों हर्निया हुआ है वहाँ पे सर्जरी होगा तो वहाँ के स्किन को, त्वचा को तैयार रखना। तैयार कैसे रखेगी, तो वहाँ पे दोस्तों सॉफ्ट करेगी, उसको साफ करेगी, उसको दोस्तों विसंक्रमित करेगी। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि वो तैयार करेगी स्किन को। तीसरा है सर्जरी हेतु लिखित सहमति प्राप्त करें। दोस्तों एक नर्स का काम होता है कि जब भी सर्जरी हो तो वहाँ पे लिखित सहमति घर के मतलब जो रोगी है उससे और उसके संबंधियों से सहमति पत्र ले ले लिखित में। चौथा है चिकित्सक आदेशानुसार रोगी को सभी दवाइयाँ प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों जब सर्जरी हो जाएगा तो चिकित्सीय अनुसार सभी दवाइयाँ प्रदान करना नर्स का काम है। पाँचवा है रोगी को बिस्तर के सिरे वाले हिस्से को लगभग 6 से 8 इंच ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसके जो सर है, सर के जो दोस्तों सर वाले हिस्सा है उसको दोस्तों जो बेड है उसको 6 से 8 इंच ऊपर रखना चाहिए, बॉडी के लेवल से ऊपर। छठा है रोगी को दोस्तों बाउल साउंड और दोस्तों ऑस्कुलेट करे। दोस्तों जो रोगी है उसको दोस्तों बाउल साउंड और एस्कुलेट करना चाहिए। सातवां है रोगी को कम वसा तथा उच्च फाइबर आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसे नर्स को सलाह देना चाहिए कि आप जो है फैट से युक्त भोजन कम करें और फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा करें। आठवां साथियों आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अधिक फाइबर युक्त अगर भोजन आप लेते हैं तो कभी भी आपको दोस्तों गैस नहीं बनता है। फाइबर युक्त भोजन हो जाता है जैसे साथियों साग हो गया, पालक, ये सब जो दोस्तों है हरे साग सब्जियां जो है वो सब फाइबर डाइट होता है दोस्तों। जैसे सजवन होता है, उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं
साग हो गया, हरा चीज़ें, वो सब दोस्तों है जो फाइबर डाइट है। 8वां है रोगी को भोजन धीरे धीरे व चबा चबा कर खाने की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उन्हें सलाह देनी चाहिए कि आप भोजन आराम आराम से धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। तो ये नर्सिंग प्रबंध है जो कि किस प्रकार से सहायता करेगी। तो हम लोग हर्निया देख लिए, या दोस्तों हर्टल हर्निया, या दोस्तों हाइट्रिस हर्निया देख लिए, सभी चीज़ उसका देख लिए, कारण लक्षण नर्सिंग प्रबंध। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायलिसिस होता क्या है। साथियों जो डायलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए पूछा जाएगा कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस का दोस्तों उद्देश्य लिखे, मतलब उद्देश्य मतलब यह क्यों किया जाता है, और जटिलता मतलब अगर डायलिसिस करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो जोखिम भरा हो सकता है, और उसके बाद दोस्तों इसका प्रक्रिया क्या होता है, डायलिसिस करने का प्रोसेस, और दोस्तों इसको केयर देखभाल मतलब एक डायलिसिस वाले पेशेंट को कैसे केयर करना चाहिए। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी डायलिसिस से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग में पूछता है तो लिख डालना है। चलिए देखते हैं। साथियों डायलिसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को दाब एवं विसरण द्वारा बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस दो प्रकार के होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। दोस्तों मैं सीधा तौर पे बता दूं कि ये जो डायलिसिस है दोस्तों आमतौर पे हमारे शरीर से दोस्तों क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या है दोस्तों, तो जो दोस्तों कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब जो मल मूत्र है वो दोस्तों किसी भी शरीर के अंग के खराब हो जाने से क्या होता है, डायलिसिस होता है। या दोस्तों मैं सीधा तौर पे यहाँ पे बता दूँ कि जो दोस्तों डायलिसिस होता है, अगर आपका किडनी ख़राब हो गया है तो उस अवस्था में आपका शरीर का डायलिसिस किया जाता है। अब दोस्तों जो डायलिसिस होता है वो रक्त के लिए, गुर्दा ख़राब हो जाएगा किडनी तो ना रक्त को छान पाएगा, और ना दोस्तों जो मूत्र है मूत्र का निर्माण कर पाएगा। किडनी जब ख़राब हो जाएगा तो ना मूत्र का निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण नहीं होगा तो आपके शरीर में जहरीला पदार्थ भर जाएगा, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो मूत्र में होता है, यूरिया वगैरह ये सब, ये शरीर में बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो आदमी का मृत्यु हो सकता है। इसलिए जिनका किडनी ख़राब हो जाता है वैसे पेशेंट को दोस्तों हमेशा जो है समय समय पर डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि एक जो होता है दोस्तों रक्त को भी छानना पड़ता है, तो डायलिसिस के थ्रू रक्त को भी दोस्तों प्यूरीफायर किया जाता है, और जो उनके मूत्र होता है दोस्तों उसको भी बाहर निकाला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम देखते हैं। तो समझ गए कि डायलिसिस क्या है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है दाब और विसरण के द्वारा। और यह दो प्रकार का होता है डायलिसिस। कौन कौन सी? पहला है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा हेमोडायलिसिस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। इसमें रोगी को पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालकर दोस्तों इसका इरिगेशन किया जाता है। दोस्तों जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें होता क्या है कि जो भी रोगी है उसके जो भी पेरिटोनियल कैविटी है साथियों, वहाँ पे जो है कैथेटर डाल के इसको दोस्तों इरिगेशन किया जाता है। तो ये चीज़ें होता है, मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डाल के इसको इरिगेट किया जाता है। दूसरा है हेमोडायलिसिस। यह अत्यधिक प्रभावी तकनीक है। दोस्तों जो हेमोडायलिसिस है यह क्या है, अत्यधिक प्रभावी मतलब इफेक्टिव है। इसमें रक्त से हानिकारक पदार्थों को हटाकर शुद्ध रक्त पुनः रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। उपरोक्त दोनों ही प्रक्रिया दोस्तों रीनल फेल्योर होने के बाद की जाती है। दोस्तों रीनल फेल्योर के मतलब होता ही है कि गुर्दा का फेल हो जाना। दोस्तों मैं सीधा बताता हूँ, हीमोडायलिसिस का अर्थ ही होता है कि दोस्तों हीमो मतलब ब्लड, मतलब नाम से ही स्पष्ट है। तो ही दोस्तों ये जो हीमोडायलिसिस किया जाता है, रक्त को दोस्तों शुद्ध करके अशुद्ध रक्तों को फिर से शुद्ध करके आपके शरीर में पहुंचाना। तो यही दोस्तों होता है वापस करना, वापस कर दिया, तो यही होता है हीमोडायलिसिस। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें दोस्तों होता क्या है कि मूत्र में या शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थों है उसको दोस्तों बाहर निकालने के लिए ये दोस्तों क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। तो समझ गए, पेरिटोनियल डायलिसिस में दोस्तों क्या होगा कि शरीर में मूत्र या शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में दोस्तों कैथेटर डाल के इसको इरिगेट किया जाता है। दूसरा है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ये होता है कि आपके शरीर में अगर गुर्दा ख़राब हो जाता है, किडनी, तो रक्त नहीं छन पाएगा, रक्त नहीं छनेगा तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत सारे कचरा भर जाता है। तो दोस्तों वैसे रक्त को, अशुद्ध रक्त को, बेस्ट रक्त को क्या करता है, ये डायलिसिस, हेमोडायलिसिस करके शुद्ध रक्त को फिर से शरीर में पहुँचाया दिया जाता है। तो ये चीज़ें होता है हीमोडायलिसिस। डायलिसिस दो प्रकार का देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो प्रक्रिया है दोनों रेनल फेल्यूर मतलब दोनों गुर्दा किडनी के फेल्यूर में किया जाता है, तो देख चुके हैं। अब दोस्तों ये डायलिसिस होता क्या है, इसका उद्देश्य देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं उद्देश्य। दोस्तों रोगी के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को हटाना। मैंने सीधे पहले ही बताया, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो उत्सर्जित मतलब जो उत्सर्जन हमारा शरीर करता है। अब कौन सा उत्सर्जन पदार्थ है, जैसे दोस्तों पसीना हो गया, मल मूत्र हो गया, तो ये सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो अगर आपका शरीर का दोस्तों रीनल फेल्यूर हो जाता है, उस स्थिति में उत्सर्जित पदार्थ नहीं निकल पाएगा, तो ये दोस्तों किया जाता है डायलिसिस। तो ये है उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर से अत्यधिक तरल को हटाना या वाटर रिटेंशन को दूर करना। दोस्तों शरीर में अगर आपका अत्यधिक तरल पदार्थ बन रहा है तो उसे हटाने के लिए या वाटर रिटेंशन को दूर करने के लिए ये डायलिसिस किया जाता है।
शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के समान स्तर को बनाए रखने के लिए। दोस्तों शरीर में दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में इसे समान स्तर बनाए रखने के लिए भी ये डायलिसिस किया जाता है। रक्त में प्रोटीन के अंतिम पदार्थों को बाहर निकालना। दोस्तों रक्त में जो प्रोटीन है उसका दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे दोस्तों उसमें अवांछित पदार्थ रहता है तो उससे बाहर निकालना ये डायलिसिस का दोस्तों काम होता है। रक्त का पीएच मान बनाए रखना। दोस्तों डायलिसिस के थ्रू होता क्या है कि आपके गंदे पड़े रक्त को शुद्ध किया जाता है और पुनः आपके शरीर में भेजा जाता है शुद्ध रक्त को। तो शुद्ध रक्त में का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों स्टेबल रहेगा। तो वही कहता है कि रक्त का पीएच मान बनाए रखना। अलग है दोस्तों। नेक्स्ट है अन्य जटिलताओं को रोकथाम करना। दोस्तों डायलिसिस का काम होता है कि अगर शरीर में आपका रेनल फेलुअर होता है, गुर्दा फेलुअर होता है, उस स्थिति में और सारे जो जटिलता है उसको रोकथाम करना, मतलब और प्रॉब्लम ना हो, ये दोस्तों करना इनका काम रहता है। अब साथियों हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिकेशन, संकेत। दोस्तों जब आपके अंदर ये डायलिसिस करने का कब लक्षण आता है, कब संकेत देता है, ये कब होता है, जब दोस्तों ये डायलिसिस का आवश्यकता पड़ता है, किस संकेत देता है कि हमें डायलिसिस की आवश्यकता है। तो दोस्तों एक्यूट ब्रिकीय विफलता, एक्यूट रीनल फेलियर। दोस्तों जो हमारा किडनी है, जो ब्रिक है दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों जो ब्रिक है हमारा एक्यूट रीनल फेलुअर, एक्यूट के मतलब होता है तो दोस्तों तीव्र और क्रोनिक का मतलब होता है दोस्तों कम। तो क्रोनिक और एक्यूट, एक्यूट के मतलब तीव्र और क्रोनिक के मतलब दोस्तों कम। तो दोस्तों जो एक्यूट रेनल फेलियर मतलब तीव्र रेनुअल जो फेलुअर है इसमें संकेत होता है कि आपको डायलिसिस का ज़रूरत है। क्रोनिक ब्रिक के मतलब कि ब्रिक का दोस्तों कोई भी फेलुअर है, मतलब एक्यूट फेलुअर हो या दोस्तों क्रोनिक फेलुअर हो, दोनों अवस्था में दोस्तों ज़रूरत पड़ता है किसका, इसका ज़रूरत पड़ता है मतलब इसका, आप लोग समझ गए, डायलिसिस का। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होना। दोस्तों अगर रक्त में दोस्तों आपका किडनी खराब हो जाएगा तो रक्त में दोस्तों यूरिया का मात्रा बढ़ने लगेगा तो बहुत विषैला हो जाएगा शरीर में, तो उसको दोस्तों है यूरिया की मात्रा को अधिक होने पर ये दोस्तों किया जाता है डायलिसिस। ब्रिक रोगों का कारण मस्तिष्क विकार। अगर दोस्तों ब्रिक का खराबी के कारण या ब्रिक किडनी के रोग के कारण मस्तिष्क में अगर कोई दोस्तों विकार उत्पन्न हो रहा है, समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए दोस्तों ये डायलिसिस किया जाता है। गंभीर सूजन होने पर। दोस्तों अगर गंभीर सूजन भी हो जाता है तो शरीर में दोस्तों पानी भरने से सूजन होता है, तो अगर उस पानी को डायलिसिस के थ्रू निकाला जाता है। उसके बाद है उपापचयी अम्लता होने पर। दोस्तों मेटाबॉलिज्म जो एसिड है वैसे होने पर आपको ये डायलिसिस किया जाता है। नेफ्रोक्टोमी होने के बाद। दोस्तों नेफ्रोक्टोमी मतलब होता है कि जो नेफ्रॉन है उसका दोस्तों सर्जरी होने के बाद भी डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देख लिए इसका संकेत कब होता है कि जब आपका एक्यूट रीनल फेलुअर होगा या दोस्तों क्रोनिक रेनुअल फेलुअर होगा, दोनों तरह के फेलुअर में दोस्तों ये डायलिसिस का ज़रूरत होगा। गंभीर सूजन होगा, रक्त में दोस्तों अत्यधिक मात्रा में यूरिया का होना, ब्रिक रोगों के कारण मस्तिष्क विकार होना, उसमें उपापचयी अम्लता को दूर करने में नेफ्रेक्टोमी होने के बाद, तो इन सभी चीज़ों में दोस्तों जो है ये आपको जब संकेत होगा ऐसा तो समझिए कि ये आपका डायलिसिस का काम पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इंडिकेशन था। अब इसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ जटिलता देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है डायलिसिस कराने का। तो दोस्तों जो डायलिसिस शरीर में तरल की कमी होगा। दोस्तों अगर आप डायलिसिस कराते हैं तो आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के साथ में तरल पदार्थ भी बाहर निकलता है, तो आपके शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाएगा। शरीर में खून के आयतन की कमी होगा। दोस्तों डायलिसिस होने से आपके शरीर में खून की कमी होगा और खून की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिया कहते हैं। तो खून की आयतन में कमी को हाइपोवोलेमिया कहते हैं। वॉल्यूम से वोलेमिया बना है, तो दोस्तों आप लोग समझिए हाइपोवोलेमिया होगा मतलब शरीर में खून के आयतन में कमी होगा। तो ये दो जटिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे और सारी जटिलता है, आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों प्रक्रिया जो कि डायलिसिस होता है। इस प्रकार से डायलिसिस होता है। देखिए एक जो है यहाँ पे साथियों देख सकते हैं, ये यहाँ पे दोस्तों जो है ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को क्या करता है साथियों, ये लाएगा आपके शरीर से शुद्ध रक्त को यहाँ पे छान कर और फिर से दोस्तों जो है वो यहाँ पे भेज देगा और फिर आपको क्लीन ब्लड दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। मतलब साथियों यहाँ से आपको ब्लड जाएगा और ब्लड यहाँ इसमें आकर प्यूरीफाइड होगा और फिर इसमें प्यूरीफायर होकर ब्लड इसमें आने के बाद दोस्तों क्या होगा, ब्लड यहाँ पे फिर आ जाएगा शुद्ध ब्लड, और ये शुद्ध ब्लड ऐसे जाकर ऐसे आपके शरीर में फिर से चला जाएगा। तो यही डायलिसिस की प्रक्रिया होता है। यह एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, उपकरण होता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। तो ये होता है। अब साथियों यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, ये जो डायलिसिस है हीमोडायलिसिस का एक चित्र था। अब दोस्तों जो हीमोडायलिसिस है यहाँ पे देखिए, बीपी अधिक या कम होना, बीपी अत्यधिक या कम होना इसका जटिलता है। आघात, शॉक लगेगा। दोस्तों हो सकता है कभी कभी डायलिसिस करते करते शॉक भी लग जाए, आघात भी लग जाए, मरीज बेहोश भी हो जाए। गंभीर संक्रमण। दोस्तों डायलिसिस करने से हो सकता है गंभीर संक्रमण हो जाए, सीने में दर्द हो सकता है, पैर में ऐंठन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है, कार्डियक एरिथीमिया हो सकता है और पोटेशियम संतुलन हो सकता है।
तो नॉर्मल दोस्तों जो आपको याद रहेगा इतना में लिख दीजिएगा। नॉर्मल याद रहेगा कि सीने में दर्द होगा, आघात होगा, बीपी अत्यधिक कम होगा, पोटेशियम असंतुलन रहेगा, पैरों में ऐंठन होगा, हेपेटाइटिस बी और सी होने का खतरा रहेगा। तो ये सारे जो है जटिलता है साथियों, गंभीर संक्रमण होगा डायलिसिस करने पर, ये सब कठिनाइयाँ हैं कि ये सब चीज़ें हो सकता है। अब साथ ही यहाँ पे जो प्रक्रिया है चलिए देखते हैं। हेमोडायलिसिस में एक जो है शुद्धिकरण मशीन होती है दोस्तों। जो हेमोडायलिसिस के प्रक्रिया में होता है कि एक शुद्धिकरण मशीन होता है। इसके अंतर्गत शरीर से जो है अशुद्ध जो ब्लड है दोस्तों, मतलब जो आर्टेरियल ब्लड है, जो दोस्तों धमनी में शुद्ध ब्लड जो चलता है, उसमें होता क्या है कि इसमें भेजा जाता है और रक्त से दाब एवं विसरण प्रक्रिया के कारण हानिकारक या अवशिष्ट पदार्थ छन जाते हैं एवं रक्त शुद्ध हो जाता है। इस रक्त को रोगी के शिरा में प्रवेश कराया जाता है। दोस्तों जो दोस्तों हमारा अशुद्ध रक्त है आर्टरी ब्लड में को इसमें भेजा जाता है। जो आर्टेरियल ब्लड है दोस्तों, इस दोस्तों मशीन में भेजा जाता है, शुद्धिकरण मशीन में। सीधा तौर पे समझिए कि जो प्रक्रिया है साथियों, तो हम हेमोडायलिसिस के बारे में समझते हैं। हेमोडायलिसिस बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है कि इसमें जो हेमोडायलिसिस में एक मशीन होता है, उस मशीन में होता क्या है, जो कि जो अशुद्ध ब्लड है, तो दोस्तों ये आर्टरी ब्लड को क्या होता है इस मशीन में भेजा जाता है और दाब और विसरण के कारण जो दोस्तों ब्लड में अशुद्ध जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या होता है, छन जाता है और छनने के बाद ब्लड शुद्ध हो जाता है और दोस्तों रक्त शुद्ध हो जाता है। इस स्थिति में शुद्ध रक्त को रोगी के शिरा में प्रवेश कराया जाता है। दोस्तों इसके लिए रोगी के शरीर के रक्त संपर्क बनाया जाता है, जिसे फिस्टुला कहते हैं। इससे अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापस शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है। मतलब दोस्तों इसमें होता क्या है प्रोसेस में, हम लोग हेमोडायलिसिस एक दोस्तों देख रहे हैं, पहले दूसरा का हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं। हेमोडायलिसिस कराने में जो होता क्या है प्रोसेस, कि इसमें एक मशीन होता है, शुद्धिकरण मशीन। इसमें हमारे शरीर का दोस्तों ब्लड को क्या किया जाता है, आर्टरी ब्लड को इस मशीन में प्रवेश कराया जाता है और दाब और विसरण के कारण दोस्तों इसमें का जो ब्लड में का जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो छन जाता है और जो शुद्ध ब्लड होता है वो उसको दोस्तों क्या होता है कि वेना में प्रवेश कराया जाता है। तो ये दोस्तों चीज़ें होता है। और दोस्तों इसके लिए रोगी के शरीर से रक्त संपर्क बनाया जाता है। दोस्तों अब ऐसा नहीं होता है कि जो ब्लड है एकदम से डायरेक्ट निकाल ही लिया जाता है, मतलब उस शरीर से ब्लड को दोस्तों संपर्क बनाया रहता है, शुद्ध रक्त छन रहा है और फिर अशुद्ध रक्त जो है अशुद्ध रक्त छन रहा है और शुद्ध रक्त उसको शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है। तो यही दोस्तों होता है कि संपर्क बनाया जाता है, जिसे हम लोग फिस्टुला कहते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापस शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है। मतलब एक साइड से दोस्तों अशुद्ध रक्त आ रहा है और दूसरे में छन कर फिर से दोस्तों शुद्ध रक्त शरीर में जा रहा है। तो यही होता है हेमोडायलिसिस का प्रक्रिया। अब दोस्तों हेमोडायलिसिस का यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हेमोडायलिसिस जो है दोस्तों इसमें देखभाल कैसे किया जाता है। तो पहला है दोस्तों हेमोडायलिसिस प्रक्रिया से पूर्व रोगी का वजन जांचना चाहिए। दोस्तों जो हेमोडायलिसिस के दौरान जो देखभाल होना चाहिए उसमें होता क्या है कि हेमोडायलिसिस प्रक्रिया के पहले जो है रोगी के वजन देखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, वजन देख लेंगे साथियों। तो उसके बाद क्या चीज़ें होगा चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों वजन देखने के बाद रोगी से प्रक्रिया की लिखित सहमति पर हो सकता है दोस्तों कि रोगी को डायलिसिस करते करते आघात लग जाए या दोस्तों मृत्यु हो जाए, तो ये प्रक्रिया करने से पहले रोगी को लिखित ले ले। तीसरा है रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है। दोस्तों रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है ताकि रोगी उससे भयभीत ना हो, डरे ना और रोगी को जानते रहे पहले से, इसलिए इस प्रक्रिया को समझा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा। चौथा है रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाता है। दोस्तों वही चीज़ है, रोगी को यह दिलासा दिया जाता है, सहारा दिया जाता है कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप बेझिझक होकर इसे करवाइए। तो ये चीज़ें होता है मनोवैज्ञानिक सहारा। पाँचवा है डायलिसिस से पूर्व चिकित्सक परामर्शानुसार सभी जांचें करवाना चाहिए। दोस्तों डायलिसिस से पहले होता क्या है कि नर्स को चाहिए कि जो भी डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर के दोस्तों कंसल्ट से जो भी जांचें हैं वो दोस्तों डायलिसिस से पूर्व करवाना चाहिए। छठा है डायलिसिस के दौरान जो है रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। दोस्तों जो अगर पेशेंट को दोस्तों डायलिसिस हो चुका है तो उसे आरामदायक और शांत वातावरण प्रदान करना चाहिए। सातवां है रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों रोगी को चाहिए कि कंफर्टेबल जोन में उसे रखे, कंफर्टेबल स्थिति में उसे आरामदायक स्थिति प्रदान करें। आठवां है साथियों हेमोडायलिसिस के दौरान रोगी को एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हेमोडायलिसिस में होता क्या है कि पेशेंट को एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि हिपेरिन होता क्या है कि तो साथियों ये ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है हिपेरिन। तो यही चीज़ें होता है जो कि दोस्तों एंटीकोगुलेंट है ये, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डायलिसिस से पूर्व रोगी को दोस्तों एंटी हाइपरटेंसिव एवं दोस्तों वॉसिडिलेटर ड्रग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये जो डायलिसिस से पूर्व जो है पेशेंट को अति दोस्तों उत्साहित मतलब एंटी हाइपरटेंसिव जो है दोस्तों या एवं दोस्तों वैसोडिलेटर ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इसका सलाह नहीं देना चाहिए कि ऐसे दवाई आप लीजिए।
10 है संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रोगी को जैविक चिन्हों को नियमित रूप से चेक करें एवं नोट करना चाहिए। दोस्तों संपूर्ण प्रक्रिया जब तक डायलिसिस चल रहा है उसमें दोस्तों क्या होगा कि उसके विटल साइंस और दोस्तों चिन्हों को नियमित रूप से चेक करके लिखते रहे। 11 है रोगी को दोस्तों TPR एवं BP चार्ट भी तैयार करना चाहिए। दोस्तों जो रोगी होता है उसे TPR और BP चार्ट भी तैयार करके रखना चाहिए, नर्स को ये काम है। उसके बाद दोस्तों है 12 है रोगी के फिस्टुला साइट की नियमित जांच करते रहे क्योंकि रक्तस्राव होने की संभावना हो सकता है। दोस्तों ये जो रोगी के फिस्टुला साइट होता है मतलब जहाँ से दोस्तों जहाँ से दोस्तों ये किया जा रहा है डायलिसिस उस जगह को दोस्तों फिस्टुला कहते हैं। और दोस्तों वो फिस्टुला जो जगह साइट होता है वहाँ पे से चेक करते रहना चाहिए कि रक्तस्राव होता है या क्या है। 13 है यदि आवश्यकता हो तो रोगी को नम O2 देनी चाहिए। दोस्तों अगर आवश्यकता पड़ने पर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो नर्म दोस्तों O2 देना चाहिए। 14 है हेमोडायलिसिस पूर्ण होने के बाद रोगी का वजन पुनः जांचना चाहिए। दोस्तों एक तो है कि डायलिसिस होने से पहले जांचें और डायलिसिस होने के बाद भी दोस्तों क्या है पुनः से इसे जांचना चाहिए, क्या चीज़, वजन को। 15 है रोगी को फिस्टुला एवं संट को साफ रखना चाहिए। दोस्तों जो रोगी के फिस्टुला और जो संट होता है जिसके थ्रू दोस्तों डायलिसिस दिया जाता है उसको दोस्तों साफ रखना चाहिए। 16 है रोगी को पोस्ट हेमोडायलिसिस दवाएं प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसको पोस्ट हेमोडायलिसिस की दवाएं प्रदान करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, देखभाल भी देख लिए नर्सिंग का कि BP चार्ट तैयार रखे, TPR तैयार रखे, फिस्टुला साइट का नियमित जांच करें ताकि रक्तस्राव ना हो। जो दोस्तों फिस्टुला लगाया गया है और या दोस्तों संट लगाया गया है उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए, साफ़ करिए। पोस्ट हेमोडायलिसिस दवाई देनी चाहिए। दोस्तों जो है वो वजन पहले चेक करना चाहिए, डायलिसिस से बाद में भी चेक करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों संपूर्ण प्रक्रिया में जो भी विटल साइंस है उसको, जो भी विटल साइन है जैविक चिन्ह उसको चेक करते रहे। डायलिसिस से दोस्तों पूर्व रोगी को क्या है एंटी हाइपरटेंसिव और वोसोडिलेटर ड्रग नहीं लेने का सलाह देना चाहिए। हेमोडायलिसिस के दौरान दोस्तों एंटी कोगुलेंट जैसे हिपेरिन दवाई लेना चाहिए, इसका सलाह देना चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति दे, रोगी को डायलिसिस के बाद शांत वातावरण में रखे, यही सब चीज़ें हैं। डायलिसिस के दोस्तों पूर्व जो है डॉक्टर का परामर्शानुसार जाँचें करवाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि डायलिसिस में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ग्लूकोमा, जो कि दोस्तों आँख से संबंधित है। तो अभी आज हम लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों था। हम लोग क्या क्या देखे साथियों, हम लोग यहाँ पे देखे हैं डायलिसिस और उससे संबंधित हर एक चीज़। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखे हैं डायलिसिस के बाद पहले हम लोग देखे हैं यहाँ पे क्या चीज़, हर्निया, और दोस्तों हाइटल हर्निया और दोस्तों हाइटस हर्निया और सिंपल हर्निया मतलब होता क्या है, देखभाल सभी चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। सेकेंड ईयर वाले पढ़िए दोस्तों, वीडियो बड़ा होता है इसलिए हम लोग 2 ही क्वेश्चन करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगले हम वीडियो में लाते रहेंगे, आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए। ये भी 2 क्वेश्चन समझते हैं, अगर पूछ देगा 1 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से लिख देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।